अस्सलाम वालेकुम और आप सबको ईद मुबारक। और आज है जनाब ईद का तीसरा दिन और पहले और दूसरे दिन की तरह आज फिर हमारे साथ कुछ ऐसे ख़ास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी ईद का दिन कैसा गुजरा, उनका पहला दूसरा दिन कैसा गुजरा और क्या क्या यादें थीं, कितनी ईदी जमा हुई, कितनी ईदी दी। और आज जो हमारी मेहमान हैं उनके कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक तो आप इस इदारे में यानी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर हैं और दूसरी बड़ी जिम्मेदारी ये कि आप एसडीसी मैनेजर हैं। ये दोनों जिम्मेदारियां कितनी मुश्किल हैं और कितनी आसान हैं ये इन्हीं से ही जानेंगे। साथ हम पूछेंगे कि ईद का दिन किस तरीके से गुजरा और ईदी जमा करने में ज़्यादा मज़ा आया या ईदी देने में ज़्यादा मज़ा आया। ये तमाम तर सवालात के जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिस ईशा अली। मिस कैसी हैं? आपको ईद मुबारक। Thank you very much. Eid Mubarak to you as well, and thank you so much for having me here today, Waqar. मिस ईद के दिन गुजरे, पहला दूसरा दिन गुजरा, कैसा गुजरा, क्या मसरूफियात रहीं? बहुत ज़बरदस्त गुजरा। ये एक ऐसा ईद का मौका होता है जहाँ पे एवरीबडी वांट्स टू स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली, और कराची में बहुत सारे लोग शहर से बाहर से आए होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ईद की शुरू की छुट्टियों में ईद से पहले 1-2 दिन पहले इस्लामाबाद चले जाएँ और एक दिन एटलीस्ट वहाँ पे गुजार के फिर सेकेंड डे वापस आ जाएं। और आज थर्ड डे हम यहाँ पे हैं आपके साथ। सही। मिस मुझे ये बताइएगा कि अमूमन घरों में ये होता है कि जब ईद की नमाज के बाद जब मर्द हज़रात आते हैं तो घर में एक शीर खुरमा होता है, मिठाइयाँ होती हैं, बिरयानी बनी होती है। आपके क्या मसरूफियात होती हैं? क्या आपके भी यही सारी चीज़ें जो है वो इसी तरतीब से चली आ रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट ये आसानी हो जाती है क्योंकि हम खुद मेहमान बन के जाते हैं इस्लामाबाद तो बहुत सारी चीज़ें हमें खुद भी तैयार मिल जाती हैं वहाँ पे। बट आई थिंक यही जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, शीर खुरमा, हलीम और जो एक रिवायती ब्रेकफास्ट होता है, दैट्स अबाउट इट। मिस अब एक बड़ा अहम सवाल मुझे ये बताइएगा कि मैंने सवाल अपने कल और परसों भी मैंने मेहमानों से किया है कि अमूमन जब बच्चे होते हैं, मैं छोटा था तो मैं अम्मी से सवाल करता हूँ, अम्मी मैंने 3-4 साल की उम्र में हमने होश संभाला, स्कूल जाना शुरू किया, तो वो जो 3 साल तक जो मुझे ईदी मिलती रही है वो गई कहाँ है? तो यकीनन आपकी एक दिन जो वो आपकी जो बेटी हैं वो भी ये सवाल करेंगी, तो मुझे बताइएगा ये जो ईदी 3 साल तक की उम्र की होती है, ये वालदा जो माएँ होती हैं कहाँ खर्च कर लेती हैं, कहाँ जाती हैं? वकार, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आजकल बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। अच्छा। अपना बैग साथ रखते हैं और वहाँ पे डाल रहे होते हैं, जितना वो हिसाब कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। बट आई थिंक मदर्स के पास भी ये एक एडवांटेज तो होता है कि थोड़ा थोड़ा सा उसमें चेंज के बहाने से निकालते रहते हैं उसमें से पैसे। हाँ, ये बच्चों के साथ चलता रहता है। अच्छा मिस, अब ईदी देने में ज़्यादा मज़ा आता है या ईदी जमा करने में ज़्यादा मज़ा आता है? यार ये तो कोई सवाल ही नहीं, बेशक बिल्कुल लेने में ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, लेकिन बहुत सारे हमारे जो जैसे डॉक्टर शाह के हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि मुझे अब जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे अब ईदी देने में मज़ा आता है। और फिर हमारे कैमरामैन को अभी ईदी भी देके गए। अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके बेटे बच्चे भी हैं और बहुत भी उम्र में भी आ चुके हैं, वो उस उम्र में आ चुके हैं कि अब उनको जवान भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो भी कहता है ईदी जमा करने का बहुत शौक है। तो अलग अलग शौक होते हैं। मिस अब तक की सबसे ज़्यादा ईदी आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी जमा की है? ये तो मुझे याद नहीं है वकार, बट टू बी ऑनेस्ट देखिए, गिफ्ट लेना किसी को भी बुरा नहीं लगता, ठीक है, बहुत खुशी होती है जब भी कोई आपको गिफ्ट हो। बट आई थिंक यू रीच अ पॉइंट इन लाइफ वे यू फील हैप्पियर मेकिंग अदर पीपल फील हैप्पी एज वेल। जब बच्चों को आप ईदी देते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक वही आपका रिवॉर्ड होता है ईदी के लिए। और इस पॉइंट इन लाइफ दैट इज़ ईदी फॉर यू, टू सी योर चिल्ड्रन एंड यंगर वंस बीइंग हैप्पी व्हेन दे रिसीव द ईद। अच्छा मिस, अब मुझे ये बताइएगा, आप चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर हैं, तो ये काम कितना मुश्किल है, कितना आसान है और किन किन चीज़ों को आप देख रही होती हैं इस इदारे में? टू बी ऑनेस्ट लाइक दिस से कि अगर काम ऐसा हो जो आप इंजॉय करते हो, जो कि आपका पैशन हो, तो वो आपको मुश्किल नहीं लगता। जो भी चैलेंज हो वो आपके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन के आता है। सो इट्स द सेम फॉर मी बीइंग अ डाइवर्सिटी ऑफिसर हियर। और जो है बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलती हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वेयर आई कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस फॉर द कम्युनिटी। इन लोगों में आप ये पैगाम पहुंचा सकते हैं कि हम सब मिलजुल के रह सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे डिफरेंसेस हों उनको हम उनसे मूव ऑन करके उनको जो है इतना जो है उसको अपने बीच में मज़ीद डिफरेंसेस लाने की जो है इजाज़त ना देते हुए हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और आई थिंक ये बहुत एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए, इवन इफ़ अगर चैलेंजेस आते हैं तब भी। अच्छा मिस, एक और चीज़ बताइएगा, साथ ही आप एसडीसी मैनेजर भी, आपकी एक एसडीसी की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है और हर साल जो है वो ये इलेक्शंस होते हैं हमारे पास। एसडीसी है क्या
और किस तरह इसके इलेक्शंस होते हैं और किस तरीके से इन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, थोड़ा सा इस पर भी बात कीजिएगा। SDC स्टूडेंट डेवलपमेंट काउंसिल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। ये स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है टू डेवलप देयर लीडरशिप स्किल्स। ठीक है। जो बहुत सारी जगह पे स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बहुत सारे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है कि वो इस चीज़ को रियल टाइम एक्सपीरियंस कर सकें, चाहे वो इलेक्शन की नॉमिनेशन हो, चाहे वो इलेक्शन की कैंपेन हो, बेशक आपस में एक हेल्दी कंपटीशन हो, ये सब चीज़ें उनको मौका देती हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस देती हैं। एंड सेकेंडली एक अपॉर्चुनिटी देती हैं स्टूडेंट्स को स्पेशली कि एज अ लीडर वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को लेके, कैसे लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, कैसे अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। सही। अच्छा मिस, मुझे ये बताइएगा, अमूमन जब इलेक्शन की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, देखने वाले भी अक्सर ये सोचते होंगे कि वही लड़ाई होगी, वही झगड़े होंगे, वही जो है वो एक दूसरे से दुश्मनियाँ बढ़ेंगी। SDC के इलेक्शन में इन सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है? देखो, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पे कंपटीशन होगा ये चीज़ें तो बिल्कुल नेचुरल है। एंड आई ऑफन जोक कि इस जॉब को करने के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जॉब कितनी मुश्किल है। यू कैन नेवर मेक एवरीवन हैप्पी, देयर विल ऑलवेज बी समबडी जिनको कोई ना कोई आपसे शिकायत रहेगी, और अंडरस्टैंडेबली सो। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती रहती है, बट आई थिंक दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स बट हमारे लिए भी, कि इस गेम के क्या रूल्स हैं और रूल्स में रहते हुए जो है किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अच्छा मिस, मुझे ये बताइएगा, हमारे पास जो कैंडिडेट्स आए हैं इनको सिलेक्ट किस तरीके से किया गया और इंटरव्यूज़ किए गए, उसके बाद फिर इलेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं, थोड़ा सा इस पर भी बात कीजिएगा। अच्छा, इस दफ़ा जो है इलेक्शंस का जो बहुत सारी चीज़ें आई, चेंजेस आई हैं, ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, इस इदारे में। तो इलेक्शंस की डोमेन में भी वी ट्राई टू मेक इट बेटर एंड वी ट्राई टू ग्रो दिस प्लेटफॉर्म। एंड वो करने का तरीका ये था कि हमने जो सिलेक्शन का प्रोसेस था, नॉट इलेक्शन वाला, बट जो नॉमिनेशंस हमारे पास आई उनको इंटरव्यू करने का प्रोसेस, वी मेड इट अ लिटिल स्ट्रिक्ट। एंड जो है उस स्ट्रिक्ट इन अ वे कि क्लियर क्राइटेरियाज थे जिनके ऊपर कैंडिडेट्स को एवेल्यूएट किया गया, बहुत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज थे, नथिंग वाज सब्जेक्टिव। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हों, उनके अंदर पोटेंशियल है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, अगर लीडर बनने जा रहे हैं तो क्या पब्लिक स्पीकिंग किया टैलेंट उनके अंदर है या नहीं है, विच वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उनके प्लान्स हैं, कितना वो समझते हैं इस इंस्टीट्यूट को, इसकी वैल्यूज़ को कितना समझते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स एकेडमिक उनका बैकग्राउंड कैसा है, ये सब चीज़ें जो हैं दे वर वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। सही। मिस, अब मुझे एक बात बताएगा कि अगर इसी दौरान कोई भी कैंडिडेट इलेक्ट होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारियाँ सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहा होता, उस सूरत में क्या किया जाए? अब एक हमारे पास बहुत अच्छी सजेशन आई थी वकार कि ऑपोजिशन बना देनी चाहिए। अच्छा। है ना, एक ऐसी भी सजेशन हमारे पास आई थी, वो हम शायद प्रैक्टिकली कर ना पाए, पर हमारे पास इस सेंस में ज़रूर है कि हम स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो जो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो करें। वी आर देयर टू सपोर्ट दैम, बट इफ़ फॉर एवर वट एवर रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से अगर कोई नहीं कर सकता, ठीक है, सो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वील इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरे कैंडिडेट्स हैं, वो जो भी जीतेगा, ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स दैट वी हैव सिलेक्टेड, बहुत हमने सोच विचार के बाद उनको सिलेक्ट किया है, फाइनलाइज किया है। तो अगर एक कैंडिडेट नहीं कर पाता तो वी ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान, जो कि दूसरा उनकी जगह पे आके वो काम कर सकते। तो यानी ये जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको इस बात से बिल्कुल बाखबर रहना होगा कि अगर आप अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाएंगे तो जनाब जो पीछे आपके साथ साहब मौजूद हैं या जो मोहतरमा मौजूद हैं वो तैयार बैठे हैं कि मैं आके जिम्मेदारी को अंजाम दूं। तो फिर बड़े आप लोग होशियार रहिएगा अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देते हुए। मैं सब थोड़ा सा ग्रीनिश पे आ जाते हैं। ग्रीनिश फैमिली हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और वाकई इस फैमिली का हमें एहसास भी होता है। ग्रीनिश फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हर एक शख्स का वास्ता लाजमी पड़ता है दिन में। उनमें बात की जाए अगर सर नवाज़ की, बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि किसी की उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर बात ना हो, हर एक से वो राब्ते में रहते हैं। और स्पेशली बात की जाए तो मिस वेनिसा की, वो तो सबसे ही राब्ता रहता है। इनके अलावा कोई ऐसा बंदा जिससे आपका राब्ता ज़्यादा रहता हो? आई थिंक आप एंटर होते हैं सबसे पहले तो आप लाला से मिलते हैं, फिर आते हैं मिस वेनेसा से मिलते हैं, फिर सर नवाज से मिलते हैं जो इनका आपने नाम ले दिया। उसके अलावा हमारे हेल्प जो हमारे क्लासेस अरेंज कर रहे होते हैं, चाहे वो सईद हों चाहे सरफराज भाई हों, उनसे रोज़ हमारी मुलाकात होती है। एंड वन मोर पर्सन, जब हम रोज़ यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो जो हमें ग्रीट करते हैं, सलाम करते हैं, बिल्कुल सामने डेस्क पे बैठे हुए होते हैं, हुमायूं साहब, बिल्कुल। So that is a must, that's a constant in my day. मिस मुझे ये बताइएगा कि ग्रीनिश में पहला दिन और
ग्रीनिच में ये आज का दिन, इन दोनों दिन में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है वकार। ग्रीनिच में मेरा पहला दिन वाज 8 years ago। अच्छा। ठीक है, एंड दैट वाज माय आई वाज न्यू टू कराची, आई वाज न्यू टू ग्रीनिच। सो अब एक बहुत नई इन्वायरमेंट थी, बहुत एक ऐसी जगह जैसे आप किसी नई फैमिली में आ रहे हैं, तो एक वो वाली फीलिंग थी। और अब 8 साल बाद डाउन द लेन इट फील्स लाइक आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली, सो आई ओन दिस फैमिली नाउ। अच्छा मिस, अब हमने सारे मेहमानों से आखिर में एक सवाल किया है। सवाल इस तरीके से था कि हम एक शख्सियत का नाम लेते थे और फिर मेहमान जो है वो उनको एक मशवरा देता था, रैपिड फायर। तो फिर हमने आपने नाम लेना है और फिर आपने उनको एक मशवरा देना है। तो सबसे पहला नाम जो आपके पास आ रहा है वो है जनाब रुहेल इंतखाब। रुहेल इंतखाब, पानी ज़्यादा पिया करें। I don't know, that's what I just came to my mind. मिस महाविश हसनैन। महाविश हसनैन, enjoy करें जो भी है आपके गिर जो हो रहा है उसको। डॉक्टर रब नवाज। डॉक्टर रब, टेक इट स्लो, काम डाउन, रिलैक्स। और सरफहाम हक्की। सरफहाम, मैंने मशवरा देना है उनको, कोई एक मशवरा देना। कोई एक मशवरा देना है। सरफहाम मेरे साथ काम ज़्यादा किया करे। चलें जी, और अब आखिरी नाम और अहम नाम, हमारी बड़ी हरदिल अजीज़ शख्सियत है मिस वैनिसा। मिस वनेसा, स्माइल मोर, बी हैप्पी, ट्राई टू बी हैप्पी एट लीस्ट। चलें जी, तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने जाना कि एसडीसी के इलेक्शन किस तरीके से होते हैं और एक चीफ डाइवर्सिटी ऑफिसर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर उनका हल किस तरीके से निकाला जाता है। हमने मैम से बात की कि आपका ईद का दिन कैसे गुजरा और ईदी को किस तरीके से आप खर्च करती हैं। इन सारी बातों पर हमने आज वो गौर किया और इसी के साथ ही यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। तो कहीं मत जाइएगा, मिलेंगे ब्रेक के बाद कुछ नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।